बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब से मैंने मेहदी अली काज़मी की बेटी का केस इसके ऊपर काम करना शुरू किया, इसके बारे में आप तक रिपोर्ट्स पहुँचानी शुरू की, अंदर की खबरें लानी शुरू की, जो लोग इसके ऊपर गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे उनसे सवाल जवाब शुरू किए, उनके झूठ सामने लाना शुरू किया, तो लोगों ने सवाल किया कि आप इस केस के पीछे क्यों पड़ गईं? उनके सवालों का जवाब जो है उन कहानियों में पोशीदा है जो मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। वो कहानियाँ जो बताती हैं कि हमारे मुआशरे में ऐसी बच्चियों के साथ फिर आगे जाकर होता क्या है। वो माँ बाप जो अपनी बच्चियों पर गिव अप कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अब हम क्या करें, हमारी नाक कट गई, लोग क्या कहेंगे, खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो उनकी बेटियाँ कभी कहाँ से मिलती हैं तो कभी कहाँ से मिलती हैं, कभी खुदकुशी कर लेती हैं, कभी ऐसी ऐसी जगहों से बाजियाब होती हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कभी कभी वो मर खप के कब्र में उनकी हड्डियाँ भी बोसीदा हो जाती हैं और माँ बाप को पता तक नहीं होता। ऐसी एक अज़ियतनाक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जहाँ पर एक माँ जिसकी मोहब्बत ने उसे अपनी बेटी को मिलने से नहीं रोका। एक माँ जिसने सोचा कि जो भी किया मेरी बेटी ने, जैसा भी किया मेरी बेटी ने, थी तो वो मेरी बेटी। बाप अलबत्ता खामोश हो गया। बाप ने कहा कि ज़माना क्या कहेगा, और उसकी बेटी के साथ क्या हुआ, आप ये रुदात सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और शायद मेरी आज ये कहानी सुनने के बाद मेरी अली काज़मी को एक बार फिर हिम्मत और हौसला मिलेगा, और उन तमाम माँ बाप को एक बार फिर हिम्मत और हौसला मिलेगा जो ज़माने की बातों का ख्याल करके अपनी बच्चियों को छोड़ देते हैं। वो बच्चियाँ जो कमसिन थीं, वो बच्चियाँ जो मैं समझती हूँ उन्हें शऊर नहीं है, उन्हें अक्ल नहीं है, उन्हें पता नहीं है, वो बहक जाती हैं, वो भटक जाती हैं। हमने अपने बच्चों को रास्ते पर लेकर आना है, हमने अपने बच्चों को कुएं में छलांग मारने से बचाना है, और ये माँ बाप का फ़र्ज़ है जो वो मेहदी अली काज़मी निभा रहा है। ये फ़र्ज़ जो है हम सबको निभाना है। अपने बच्चों को ज़हीर और शब्बीर गैंग जैसे लोगों के हाथों नहीं चढ़ने देना, और ऐसे लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना है, ताकि आज के बाद किसी की ऐसी ज़रूरत ना हो। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इनको निशाने इबरत बनाएं, ताकि कोई भी इस तरह की हरकत करते हुए 10 बार सोचे कि हमारे साथ भी फिर ये होगा। अब ज़रा ये कहानी सुनिएगा, एक माँ ने कैसे अपनी बेटी को ढूँढा और फिर अपनी बेटी को किस हाल में पाया। ये तबस्सुम की कहानी है, फैसलाबाद की तबस्सुम, जिसकी उम्र सिर्फ 16 बरस थी। और तबस्सुम के वालिद जो है वो एक इमाम मस्जिद थे, और घर की करीबी मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते थे। अच्छा, तबस्सुम को पढ़ाई का बहुत शौक़ था, इसलिए उसके वालिदैन ने घर के करीब एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाले उस्ताद, जिसका नाम मोहम्मद सिद्दीक था, उसको अपने घर पर बतौर होम ट्यूटर रख लिया, ताकि वो तबस्सुम की पढ़ाई में मदद कर सके। एक उस्ताद जो है वो कैसे राहज़न बना, एक उस्ताद जो है कैसे उसने उनके घर पर नक़ब लगाई, तो ये भी ज़रा सुनिएगा। अब होता क्या है कि सिद्दीक हर रोज़ शाम के वक्त उनकी घर की जो बैठक थी उसमें तबस्सुम को पढ़ाने के लिए आया करता था। अब तबस्सुम की वालदा जो है हफीज़ा बीबी, उनके मुताबिक पढ़ाई के दौरान कोई तबस्सुम को तंग भी नहीं करता था, ताकि वो इम्तिहानात की तैयारी अच्छी से कर ले। यानी कि बच्ची को उस्ताद के साथ अकेले छोड़ दिया जाता था। इस चीज़ पर भी नज़र रखा करें, अपने घरों में बच्चियों को पढ़ाने के लिए जो उस्ताद आते हैं, बहुत लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अपने बच्चों पर आपने खुद नज़र रखनी है। अच्छा, एनीवे, वो कहती है कि कोई भी उसे तंग नहीं करता था, ताकि वो इम्तिहानात की अच्छे से तैयारी कर ले। अब इसी दौरान में क्या होता है कि वो बताती हैं कि एक रोज़ मगरिब के बाद उन्होंने महसूस किया कि घर की बैठक जो है वो खाली है, तबस्सुम भी आसपास नहीं है। अहले खाना घर के करीब वाक़ सिद्दीक के घर पहुंचे, मगर वहाँ दरवाजे पर पहले से ताला पड़ा हुआ था। हमसाये से पूछने पर मालूम हुआ कि वो घर छोड़कर जा चुका है। तबस्सुम के वालिदैन को इस वक्त तक ये भी मालूम हो चुका था कि तबस्सुम का ज़रूरी सामान जो है वो घर पे मौजूद नहीं है। तबस्सुम अपने उस्ताद सिद्दीक के साथ घर छोड़कर जा चुकी थी। तबस्सुम की वालदा ये बताती हैं कि घर वालों ने अपने तरफ से बहुत कोशिश की तबस्सुम को ढूंढने की, लेकिन जब वो ना मिली तो सिद्दीक ने तबस्सुम के घर वालों को टेलीफोनिक राबते के ज़रिए बताया कि उन्होंने तबस्सुम के साथ शादी कर ली है, वो हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तबस्सुम की वालदा कहती हैं कि तबस्सुम के वालिद जो है वो बेटी के घर छोड़ जाने के गम में बहुत निढाल थे, मगर अहले महल्ला, रिश्तेदार, लोग क्या कहेंगे, उनके डर से उन्होंने इस मामले पर चुप साध ली और बेटी से कता ताल्लुक़ इख्तियार कर लिया। पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई, खामोश हो गए। हमारे मुआशरे में ये बहुत होता है। बहुत से माँ बाप सिर्फ इज़्ज़त के डर से अपनी बच्चियों का साथ छोड़ देते हैं। वो बच्चियाँ जिनसे अनजाने में गलती हो जाती है, उन बच्चियों को ज़माने की ठोकरों पर दरबदर होने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, वो कहती हैं उनके शौहर ने बदनामी के डर से पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई, और ये सबसे बड़ी गलती की। और इस वाक़े के चंद माह के बाद ही वो कहती हैं कि तबस्सुम के जो वालिद हैं उन्हें अचानक ही दिल का दौरा पड़ा और उनकी वफ़ात हो गई। अच्छा, अब उसकी वालदा बताती हैं कि वाक़े के 10 साल तक उन्होंने तबस्सुम से राबिता नहीं किया। ये जो मैं स्टोरी आपको बता रही हूँ, 15 साल के बाद, अभी कुछ माह पहले ही उसकी वालदा को अपनी बेटी के बारे में क्या पता लगा, और उनकी मुसलसल अनथिक मेहनत के बाद कि उनकी बेटी कहाँ और किस हाल में है।
ज़रा सुनिएगा। अच्छा, उसकी वालदा कहती हैं कि वाक़ई के 10 साल तक उन्होंने तबस्सुम से कोई राब्ता नहीं किया, मगर इस दौरान वो कहती हैं कि कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुज़रा कि बच्ची की याद उनको ना सताती हो। ये बात, ये जुमला जो है, ये उन लोगों को सुनना चाहिए जो रातों को महफ़िलें सजाते हैं और महफ़िलें सजाकर कहते हैं कि माँ बाप को अपनी बच्ची की परवाह नहीं, माँ बाप अपनी बच्ची को मार देंगे, जब बच्ची उनको मिलेगी तो बच्ची के साथ ये सलूक होगा। मैं ज़रा उनको ये याद दिलाती चलूँ कि अभी जो ताज़ा केस हुआ है, जिसमें बच्ची को अपने वालिदैन के साथ रवाना कर दिया गया है, उस बच्ची के लिए भी अदालत ने ये हुक्म दिया है कि बाकायदा तौर पे रिपोर्ट किया जाएगा अदालत पे, बच्ची की प्रोग्रेस, बच्ची किस हाल में है, बच्ची की क्या सूरत हाल है, इस बारे में बच्ची की रिपोर्ट किया जाएगा। ऐसे नहीं होता, कोई इस तरह से नहीं छोड़ दिया जाता, लेकिन ये लोग बैठ कर कहते हैं जी बच्ची को मार दिया जाएगा। वालिदैन जो है सिर्फ अपनी ईगो को जो है जो हर्ट हुई है, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बच्ची को हासिल करना चाहते हैं, बच्ची के ऊपर जुल्म और बर्बरियत और ये पता नहीं क्या क्या किस किस तरह की कहानियाँ सुनाते हैं। आप ये सुनिए कि माँ कहती है कि इन 10 सालों में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मुझे तबस्सुम की याद ना सताती हो। उसका चेहरा आंखों के सामने घूमता था। हर रोज़ मैं अपनी बेटी की एक झलक देखने को तरसती थी। कई बार तो ख्वाब में भी तबस्सुम का चेहरा नज़र आता और मैं उस वक्त को कोसती थी जब तबस्सुम को ट्यूशन पढ़ने के लिए सिद्दीक को होम ट्यूटर रखा था। हाँ, वालिदैन से गलतियाँ हो जाती हैं। हाँ, वालिदैन कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन उसकी सज़ा इतनी सख्त तो नहीं होनी चाहिए। हफीज़ा जो है वो कहती हैं कि उन्हें बेटी के बारे में बहुत अजीबोगरीब ख्याल आते थे। बाज़ औक़ात वो कहती हैं कि उन्हें ऐसे महसूस होता था कि जैसे तबस्सुम उन्हें पुकार रही है। इस गम में वो कहती थी कि कलेजा उनको मुंह को आता था तो रो लेती थी। ज़माने में रसवाई से बचने की खातिर अपना दुख किसी को बयान भी नहीं कर पाती थी। इस तरह वो कहती कि वक्त गुजरता रहा और बेटी के गम में बालों में चांदी भी उतर आई। इस वाक़े के 10 साल बाद तबस्सुम की बड़ी बहन ने अपने शौहर के इसरार पर सिद्दीक से टेलीफोन पर राबिता किया, जिसमें सिद्दीक ने बताया कि लाहौर के इलाके चौहंग में मुकीम है। अच्छा, ये खबर जब तस्नीम की वालदा तक पहुंचती है तो उन्हें एक तसल्ली हुई कि बेटी की खैर खैरियत है। ताहम उनके दिल में इस वाक़े को लेकर रंज जो है वो मौजूद था। मगर इतना वक्त गुजर जाने के बाद जब घर वालों ने तबस्सुम से बात करना चाही तो सिद्दीक जो है, अब देखिए, एक शख्स जिसको मालूम है कि उसके माँ बाप से उसने गलती की है, उनके माँ बाप को, उस लड़की के माँ बाप को उसने दुख पहुँचाया है, लेकिन अब जब माँ बाप ही राब्ता कर रहे हैं तो वो बच्ची से राब्ता नहीं करा रहा था। यहाँ पर उसकी माँ को ये बात बड़ी खटकती है। अब होता क्या है, जब घर वालों ने तबस्सुम से बात करना चाही तो सिद्दीक ने बीमारी का बहाना बनाकर मिलने से इनकार कर दिया। वक्त गुजरता रहा, सिद्दीक बहाने बनाता रहा। फिर अचानक ही सिद्दीक का मोबाइल नंबर ऑफ हो गया और उस तक पहुँचने के तमाम रास्ते भी बंद हो गए। अब हफीज़ा बीवी के दिल में वसवसे बेदार हो गए थे। वो कहती कि सूरत हाल ने उनके दिल में पलने वाले वसवसों को बेदार कर दिया, क्योंकि ये ख्वाब व ख्याल तो उन्हें अक्सर तंग करता था कि उनकी बेटी मुसीबत में है। उन्हें ख्वाब में उनकी बेटी उन्हें पुकारती नजर आती थी, लेकिन जब वो मुसलसल कोशिश के बावजूद बेटी से बात नहीं कर पाई तो उन्हें यकीन हो गया कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। वहाँ अहले इलाका ने उन्हें बताया कि सिद्दीक अरसा दराज से, अच्छा, अब वो क्या करती हैं कि वो इस इलाके में पहुंचती हैं। वहाँ इलाका उन्हें बताते हैं कि सिद्दीक अरसा दराज से लाहौर के इलाके सांदा में रिहाइश पजीर था, जहाँ वो एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था और होम्योपैथिक क्लिनिक भी चलाता था। तबस्सुम की वालदा अपनी बेटी और दामाद के साथ बताए हुए पते पर पहुँचती हैं, सिद्दीक को ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन सिद्दीक का कोई सुराग नहीं मिलता है। अब हफीज़ा बीबी के मुताबिक सिद्दीक की तलाश में नाकामी पर उनको शक होता है। ये शक मज़ीद पुख्ता होता है, यकीनन कोई गड़बड़ है। मगर दूसरी जानिब मसला ये था कि लाहौर में ना तो उनकी कोई जान पहचान थी, ना कोई रहने का आसरा था। अब उनके मुताबिक इस मसले का हल उन्होंने ये निकाला कि इस इलाके में लोगों के घरों में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और इस इलाके में रहने का बंदोबस्त भी हो जाए ताकि और बेटी की खैर खबर भी मिल जाए। यूँ चुबरजी के इलाके में उन्होंने लोगों के घरों में काम शुरू किया। उनके मुताबिक दिन में वो लोगों के बर्तन, कपड़े और फर्श धोती और शाम में बेटी की तलाश में निकल खड़ी होती। 4 महीने ऐसे ही गुजर गए। ये एक माँ थी, ये होती है माँ। ऐसे नहीं कि रातों को बैठ के लगा ले और 2-4 जुमले बोल के कह दें कि हमें बड़ा प्यार है उससे। ऐसा नहीं होता। ये माँ के दिल का दर्द होता है, ये माँ ही जानती है। इस तरह एक दिन वो बेटी को ढूंढते ढूंढते चुबरजी के एक सेकेंडरी स्कूल में जा पहुंची, जहां मोहम्मद सिद्दीक बच्चों को पढ़ा रहा था। आखिरकार माँ उस शख्स तक पहुंच ही गई। इस केस के हवाले से दर्ज होने वाली एफआईआर के मुताबिक हफीज़ा ने पुलिस को बताया कि जैसे वो सिद्दीक के पास पहुंची, वो उन्हें देखकर हैरतज़दा तो हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर एक बेचैनी और परेशानी के आसार थे। तबस्सुम के मुतालिक पूछने पर मोहम्मद सिद्दीक हीले बहाने बनाता रहा। इस दौरान बातें करते करते अचानक ही वो भाग खड़ा हुआ। इस अचानक सूरत हाल ने हफीज़ा बीबी के पांव तले ज़मीन खींच ली। उन्हें यकीन हो गया कि उनकी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो फौरन चुबरजी के करीब सांदा पुलिस स्टेशन पहुंची, जहां उन्होंने एसएचओ थाना सांदा अदील सईद को अपनी बेटी की गुमशुदगी और मोहम्मद सिद्दीक के मुतालिक बताया और मदद की अपील की। वालदा ने पुलिस को सिद्दीक की तस्वीर फराहम की और उसे ढूंढने के मुतालबा किया। आखिरकार पुलिस ने सिद्दीक को ढूंढ ही निकाला। जब उसे ढूंढ निकाला तो क्या मालूम हुआ, ज़रा ये सुनिएगा। एसएचओ थाना सांदा अदील सईद कहते हैं
کہ دوران حراست ملزم محمد صدیق سے جب تفتیش کی گئی تو پہلے تو وہ بہانے بناتا رہا، مختلف کہانیاں سناتا رہا، لیکن اس کے بعد اس نے بتایا کہ اس نے تبسم کو 15 سال پہلے ہی قتل کر دیا تھا۔ یہ تو بڑا لمبا عرصہ گزر گیا نا بیچ میں، وہ تو 15 سال پہلے ہی ماری گئی تھی۔ یہی سلوک ہوتا ہے ایسی بچیوں کے ساتھ جن کو گھروں سے بھگا کر لے کر جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا حال یہ ہوتا ہے۔ اب تو اس کی ہڈیاں بھی گل گئی تھیں۔ اینیوے، اب اس نے جو خوفناک انکشافات کیے ذرا وہ سنیے گا اور پھر دیکھیے گا اور بتائیے گا کہ کیا والدین کو اپنی بیٹیوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے؟ کیا والدین کو ان بچیوں کی خیر خبر نہیں لینی چاہیے جو انجانے میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتی ہیں کم عمری کچی عمر کے باعث؟ اب سنیے، تبسم کے بارے میں صدیق نے بتایا کہ وہ اسے بھگا کر لاہور لے آیا اور اس کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے۔ ملزم نے بتایا کہ بچوں کی وجہ سے آئے روز جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ اصل میں یہ اس کی دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی کو اس نے طلاق دی جس سے اس کے 2 بچے تھے۔ ان 2 بچوں کو لے کر اور اس لڑکی کو لے کر وہ لاہور آیا۔ اس کے پہلے 2 بچوں کی وجہ سے اس کی اور تبسم کی لڑائی ہوتی رہتی تھی، آئے روز جھگڑا ہوتا تھا۔ اس دوران تبسم بچوں کو گھر سے نکالنے کا کہتی تھی۔ اب تبسم سے شادی کو بھی 5 مہینے گزرے تھے کہ ایک رات دونوں میاں بیوی میں، صرف 5 مہینے، سوچے گا، صرف 5 مہینے، ایک رات دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا اور طول پکڑ گیا۔ صدیق نے پولیس کو بتایا کہ اس دوران وہ آپے سے باہر ہو گیا اور تبسم کو چپ کروانے کے لیے اس نے اسے اٹھا کر چارپائی پر دے مارا۔ اسی دوران صدیق نے تبسم کا گلا دبایا اور چیختا رہا، آواز بند کرو، آواز بند کرو۔ جیسے ہی تبسم کی آواز بند ہوئی اور صدیق کا چیخنا ختم ہوا، تب تک تبسم کے جسم سے روح پرواز کر چکی تھی۔ پولیس حکام نے دعویٰ کیا کہ دوران تفتیش ملزم نے یہ بتایا کہ گوشت بنانے والے ٹوکے کی مدد سے اس نے تبسم کے لاش کے ٹکڑے کیے۔ سوچئے، کسی کی بیٹی کے، کسی کے جگر کے ٹکڑے کے کیسے ٹکڑے کیے اس نے؟ تبسم کے لاش کے ٹکڑے کیے تاکہ وہ اپنے قتل کو چھپا سکے اور لاش کو ٹھکانے لگا سکے۔ اور اس بات کا اس نے اعتراف کیا کہ اس نے اپنی بیوی کو گلا دبا کر مارا، لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے مختلف جگہوں پر پھینک کر آ گیا۔ کس قدر ظالم و درندہ شخص تھا یہ۔ صدیق نے 2007 میں عید الاضحیٰ کے تیسرے دن اپنی بیوی کو قتل کیا، لاش کے ٹکڑے کر کے قربانی کے جانوروں کی آلائشوں پر پھینک دیے تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو، یعنی اس لڑکی کو تو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ کچھ ٹکڑے نالے میں بہا دیے اور اس واقعے کے بعد ملزم نے تیسری شادی بھی کی اور وہ لاہور کے علاقے ساندہ میں روپوش تھا۔ اب ایس پی امارہ شرازی بتاتی ہے کہ تبسم کے اہل خانہ نے اس کے گھر سے بھاگنے، لاپتہ ہونے یا اغوا ہونے کی کوئی پولیس رپورٹ درج نہیں کروائی، اسی لیے پولیس کی جانب سے تبسم کو ڈھونڈنے کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی۔ ملزم کا بیان قلم بند کر کے ابتدائی تفتیش کا مرحلہ جو ہے وہ مکمل کر لیا، جسمانی ریمانڈ کے بعد مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے 164 کے تحت اس کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا اور جوڈیشل ریمانڈ پر کیمپ جیل منتقل بھی کر دیا گیا۔ کیس کا چالان بھی جمع کرا دیا گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اصل غلطی کہاں ہوئی؟ جہاں اپنی بچی کو آپ نے جانے دیا ہاتھ سے، آپ نے پولیس میں رپورٹ درج نہیں کرائی، آپ زمانے کے ڈر سے، خوف سے چپ ہو گئے۔ مقدمے کی جو ابتدائی کارروائی ہے لاہور کے سیشن کورٹ میں اب ہوگی، لیکن 15 سال پہلے ہونے والے واردات میں شواہد کی عدم دستیابی جو ہے وہ کیس پر برے اثرات ڈال سکتی ہے۔ تبسم قتل کیس میں پولیس حراست میں ملزم کا اعتراف تو موجود ہے، آلہ قتل نہیں ہے، لاش کی باقیات ملنے کی امید نہیں ہے۔ 15 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، ظاہر سی بات ہے کسی بھی وقت ملزم اپنے بیان سے منحرف ہو سکتا ہے، کیس سالہ سال چلنے کا امکان بھی پیدا ہو سکتا ہے، ملزم کی بریت کی صورتحال بھی نکل سکتی ہے۔ اینیوے، اگر تھوڑی سی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جاتا، پولیس میں مقدمے کو درج کرایا جاتا، اس کے ٹکڑے یا ہڈیاں ہی برآمد ہو جاتی، کوئی ڈی این اے رپورٹ ہی مل جاتی، کوئی آلہ قتل ہی مل جاتا، تو یہ سزا دلوانے میں صدیق کو بڑا آسان ثابت ہونا تھا۔ تو یہ تمام تر چیزیں میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ دوسری جانب تبسم کی والدہ کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے بر وقت بیٹی کی گمشدگی کی اطلاع پولیس کو دی ہوتی تو شاید آج ان کی بیٹی زندہ ہوتی۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ مہدی علی کاظمی کی کیس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، جڑے ہوئے ہیں اور آخر تک انشاءاللہ جڑے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔